नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम यूपी पीसीएस से रिलेटेड सीरीज कर रहे थे। इसी सीरीज में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी जितने भी रहे हैं उनके बारे में, उनके क्या महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं और इससे संबंधित आपके प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं आज की क्लास, और क्लास में एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि टॉपिक आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी एवं व्यक्तित्व। आप सभी झांसी की रानी के बारे में जानते होंगे, आप सभी जानते होंगे बख्त खान के बारे में, तात्या टोपे के बारे में। तो इन्हीं सब के बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम बख्त खान से, जानेंगे इनके बारे में और इनके क्या योगदान रहे हैं, इनको भी समझेंगे। उनका जन्म रोहिलखंड के बिजनौर में हुआ था। ठीक है, वह ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना में सूबेदार थे और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। ये सूबेदार भी वहीं के थे और इन्होंने विद्रोह भी किया उसका। वह इस विद्रोह में भारतीय विद्रोही बलों के कमांडर इन चीफ थे, क्योंकि इनको हर एक चीज के बारे में पता था। ये वहां पर काम कर रहे थे, ये चीजों को जानते थे, समझते थे, इसीलिए इन्हें इस विद्रोह बल का क्या बनाया गया था, कमांडर इन चीफ बनाया गया था। बख्त खान ने एंग्लो अफगान युद्ध में भी हिस्सा लिया था। इनकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु हुई थी 1862 के बुनर पख्तूखा पाकिस्तान में। ठीक है, इनको सम्राट शाह जफर की सेना के वास्तविक अधिकारी और साहेब ए आलम बहादुर का खिताब भी दिया गया था इनकी बहादुरी के लिए, जो इन्होंने कार्य किया, जो इन्होंने योगदान दिया। आगे बात करते हैं बेगम हजरत महल के बारे में। इनके जन्म की बात करें तो फैजाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। बहुत ही ज्यादा फेमस भी रही हैं और इनकी कुछ लाइन भी हैं कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल पहली महिला हैं जिन्होंने प्रथम स्वतंत्रता में अपना जो सेना का जो नेतृत्व है वो किया था। तो ये पहली महिला थी जिन्होंने इस तरीके से सेना का नेतृत्व किया था। आगे बात करते हैं, इनका जन्म जैसे मैंने बताया कि फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे अवध की बेगम के नाम से प्रसिद्ध थी। ठीक है, वह अवध के नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी और उन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया था। इन्होंने वर्ष 1879 में आप देखोगे कि इनकी मृत्यु हो जाती है और काठमांडू के जामा मस्जिद में बेगम हजरत महल के जो शव हैं उसको दफन किया गया है। तो काठमांडू में इनकी जो एक तरीके से जो दरगाह कही जाती है वो बनी हुई है। अब बात करते हैं मंगल पांडे। बहुत ही ज्यादा आप देखोगे कि सबसे ज्यादा यदि किसी की चर्चा हुई इस पूरे स्वतंत्रता संग्राम में, अभी तक किसी की चर्चा होती रहती है, तो वो थे मंगल पांडे। और मेन इसमें जो बात थी इनको रिलेटेड कि ये बहुत ही कम उम्र के थे जब इनको फांसी दी गई। तो इन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे और इनका जन्म भारत के उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा नामक गांव में हुआ था और एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे। ठीक है, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को 2 ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला किया था और इसके बाद ही यहाँ पर क्या होता है, इनको पुलिस ढूंढने लगती है, गिरफ्तार करती है और फांसी की सजा इनको सुनाई देती है। 19 जुलाई 1857 यहाँ पर एक बार में समझे तो इनका जन्म है। 1849 को ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल होते हैं। 1856 में सेना में ग्रीस कारतूस का ये इस्तेमाल करते हैं, जितनी भी कारतूस थी। फरवरी 1857 में कारतूस में जानवरों की चमड़ी जो इस्तेमाल होती थी इस पर रोष फैला था, विद्रोह बढ़ा था। कहते हैं कि वो सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था और ये सारी चर्बी जो है वो यूज की जाती थी। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को बैरकपुर परेड ग्राउंड में फांसी से लटका दिया गया था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इसमें इनको 8 अप्रैल 1857 में फांसी दी गई थी, जबकि फांसी की तारीख वास्तव में 18 अप्रैल निर्धारित की गई थी, लेकिन इनको कब दी गई, 8 अप्रैल को दी गई। जब उन्हें फांसी दी गई तब वे केवल 29 एज के थे, 29 वर्ष के थे ये। उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट वर्ष 1884 में भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था। बात करेंगे मौलवी लियाकत अली के बारे में। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कौसाम्बी में वर्ष 1817 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इन्होंने दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों जैसे अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में इलाहाबाद के बगावत का बिगुल बजाया था और लिकायत झांसी की रानी
रानी को अपनी छोटी बहन मानते थे। वो युद्ध के लिए व्यूह रचने पे बहुत ही ज्यादा निपुण थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। लियाकत अली टोक में अहमद शहीदी मिले, जो अंग्रेजों के खिलाफ आप देखोगे कि गुरिल्ला युद्ध का इस्तेमाल करते थे बेसिकली। ठीक है, जिनसे लियाकत बेहद प्रभावित हुए थे। उनके द्वारा लिखी लाइनें कुछ हैं कि हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा, ये है हमारी मलकियत, हिंदुस्तान हमारा। यानी कि यहाँ पर जो मलकियत है वो किसकी है? हम लोगों की है। बात करते हैं अब रानी लक्ष्मीबाई की। खूब रड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, बहुत ही ज्यादा फेमस है। आगे बात करेंगे, ये मराठा शासित झांसी राज्य की रानी थी और 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ये वीरांगना भी थी। उन्होंने अंग्रेजों को राज्य हड़प नीति के खिलाफ आवाज उठाई थी और वर्ष आप देखोगे कि सिर्फ 23 वर्ष की आयु में अंग्रेज साम्राज्य की सेना को जद्दोजहद की और रणभूमि में उनकी मौत हो गई। तो सिर्फ 23 वर्ष की थी जब इन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी। आगे बात करते हैं राव कदम सिंह के बारे में। ये गुर्जर समूह के नेता थे और इन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आवाज उठाई थी। इन्हें लोकप्रिय रूप से मेरठ जिले के परिचितगढ़ और मनावा के राजा के रूप में जाना जाता है। अब बात करेंगे झलकारी बाई के बारे में। वे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की महिला सेना दुर्गा दल की सेनापति थी। वे बहुत ही साहसी और निडर थी। वीरांगना झलकारी बाई ने देश में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था देश के लिए, और साथ ही साथ बुंदेलखंड की लोक गाथाओं में झलकारी बाई की वीरता की अनेक गीत गाए जाते हैं। बात करेंगे आचार्य नरेंद्र देव की। वे भारत के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पत्रकार, साहित्यकार व शिक्षाविद थे। वे कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख सिद्धांतकार थे और इनका जन्म सीतापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका पूरा नाम अविनाशी लाल था, जिसे बदलकर उन्होंने नरेंद्र देव रख लिया था। आचार्य नरेंद्र देव 17 मई 1934 को कांग्रेस सोशलिस्ट के अध्यक्ष चुने गए थे और काशी विद्यापीठ में उनका जुड़ाव 1921 तक रहता है। ये काशी विद्यापीठ में इनका जुड़ाव होता है। देश को स्वतंत्र कराने का जुनून उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में खींच लाया था और भारत की आर्थिक दशा व गरीबी की दुर्दशा पर उन्हें समाजवादी बना दिया। स्वाधीन भारत में आचार्य नरेंद्र देव लखनऊ विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रहते हैं। इसके बाद करेंगे आसफ अली जी की। ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और प्रसिद्ध वकील थे। वे भारत के संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राजदूत थे और इनका जन्म ब्रिटिश भारत के सिहारा उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब बात करेंगे हम अशफाकुल्ला खान के बारे में। काफी चर्चा रहती है इनकी। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे, जिन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के तत्वाधान में हुए काकोरी कांड में अहम भूमिका निभाई थी। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के शहीदगढ़ में स्थित शाहजहांपुर के रेलवे स्टेशन के पास कदनखैल जलाल नगर मोहल्ले में हुआ था। ठीक है, 19 दिसंबर 1927 को अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद जेल में फांसी दे दी गई थी। बात करते हैं आजाद चंद्रशेखर जी की। जज, क्या नाम है तुम्हारा? चंद्रशेखर, मेरा नाम आजाद है। दूसरा सवाल, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? चंद्रशेखर, मेरे पिता का नाम स्वाधीनता है। और तीसरा सवाल, तुम्हारी माता का क्या नाम है? चंद्रशेखर कहते हैं कि भारत मेरी माँ है और जेल खाना मेरा घर है। इस तरीके से इनकी जो बातचीत चलती है, वहां पर इनसे जब नाम पूछा जाता है, इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, तो ये ऐसे अपना इंट्रोडक्शन वहां पर देते हैं। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश में हुआ था। 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ने के बाद उनकी गिरफ्तारी होती है। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे। उन्हें उत्तर भारत की सभी क्रांतिकारी पार्टियों को मिलाकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया था। जितनी भी पार्टी उस टाइम स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ रही थी, सबको इन्होंने क्या किया? जोड़ दिया। भगत सिंह के साथ लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला सॉन्डर्स की हत्या करके लिया और 27 फरवरी 1931 को वह अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए इलाहाबाद में शहीद हो गए थे। राम प्रसाद बिस्मिल की बात करेंगे तो वे भारतीय स्वतंत्रता जो क्रांतिकारी हैं, इसकी धारा में एक प्रमुख सेनानी रहे हैं। बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के एक गांव मुरलीधर मूलमती के घर में हुआ था। मुरलीधर और मूलमती, इनके घर में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता और पिता का नाम है। बिस्मिल आर्य समाज दयानंद सरस्वती द्वारा
स्थापित किया गया था, इसमें शामिल हो गए और एक प्रतिभाशाली लेखक व कवि बन गए थे। इन्होंने बिस्मिल जैसे उपनाम का इस्तेमाल किया जिसका अर्थ होता है घायल या फिर बेचैन। आगे बात कर लेते हैं। 19 दिसंबर 1927 को उन्हें गोरखपुर की जेल में फांसी दे दी गई थी। वे मैनपुरी षड्यंत्र व काकोरी कांड जैसी कई घटनाओं के सूत्रधार थे। वह हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य भी थे। ठीक है, वे एक कवि, शायर, अनुवादक, बहुभाषी, इतिहासकार व फिर साहित्यकार भी थे। बिस्मिल उनका उर्दू ताल्लुक उपनाम था जिसका हिंदी में अर्थ होता है आत्मिक रूप से आहत। बात करेंगे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी की। ये स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण क्रांतिकारी सेनानी थे और इनको काकोरी कांड के एक प्रमुख अभियुक्त के रूप में जाना जाता है। उन्होंने दक्षिणेश्वर बम विस्फोट की घटना में भाग लिया और वहां से ये फरार हो गए थे। 17 दिसंबर 1927 को गोंडा की जेल में इनको फांसी दे दी जाती है। आते हैं अब चित्तू पांडे। चित्तू पांडे की बात करें तो भारत छोड़ो के दौरान उनके नेतृत्व के कारण जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने बलिया का शेर के रूप में इनको वर्णित किया है कि ये बलिया के शेर थे। चित्तू पांडे ने बलिया में देश की पहली आजाद और समानांतर सरकार की स्थापना करी थी। खुद को बलिया का मुख्य प्रशासक घोषित किया और इसे देखकर सतारा और मेदिनीपुर में भी अपने को इन्होंने आजाद करा लिया। उसी समय चित्तू पांडे को जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने शेरे बलिया की उपाधि दी थी। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक गांव रट्टूचक में हुआ था। ठीक है, चित्तू पांडे इनका नाम है और ये जरूर याद रखिएगा कि इनको उपाधि किसने दी थी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने शेरे बलिया के नाम से। कई बार ये क्वेश्चन बनता है। आगे बात करेंगे गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में। तो वे हिंदी के पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही व सुधारवादी नेता थे। इनका जन्म प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। कानपुर में उन्होंने हिंदी के साप्ताहिक अखबार प्रभात की नींव रखी थी और 9 नवंबर 1913 को 3 साथी शिवनारायण मिश्र, नारायण प्रसाद अरोड़ा और यशोदानंद के साथ मिलकर उन्होंने प्रभात अखबार शुरू किया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। आज भी प्रभात आपका चलता भी है। ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध लिखे लेखों के कारण गणेश विद्यार्थी को 5 बार जेल जाना पड़ा। एक मामले में पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और श्री कृष्ण मेहता ने उनके लिए गवाही भी दी थी। वह बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह से प्रभावित होकर के गांधीवादी से क्रांतिकारी बन गए थे। गणेश विद्यार्थी का एक लिखा हुआ है विचार यात्रा कि हम ना हिंदू हैं और ना मुसलमान, मातृभूमि का कल्याण ही हमारा धर्म है और उसके बाधकों का सामना करना हमारा कर्म है। आगे देखते हैं। आते हैं गोविंद वल्लभ पंत जी। वे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और वरिष्ठ भारतीय राजनेता थे। वे उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री थे। ये याद रखना कि उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, गोविंद वल्लभ पंत थे। इनका जन्म अल्मोड़ा जिले के खट्टू धामस नामक गांव में हुआ था। ये ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाने और जमींदारी प्रथा को खत्म कराने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इनके गृह मंत्री रहते ही भारत रत्न जो है वो देने की शुरुआत हुई थी। मतलब आपका भारत रत्न सम्मान देना शुरू हो गया था कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको भारत रत्न दिया जाएगा। हमारे देश का सबसे बड़ा सम्मान, सर्वोच्च सम्मान। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड अभियुक्तों के मुकदमे की पैरवी इन्होंने की और इस दौरान इन्होंने साइमन कमीशन बहिष्कार और सत्याग्रह नामक आंदोलन में भाग लिया था। इसी वजह से इनको मई 1930 में देहरादून जेल जाना पड़ा और 1957 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हसरत मोहानी की बात करें तो आपको आता रहा मेरे सताने का ख्याल, सुलह से अच्छी रही मुझको लड़ाई आपकी। ठीक है, सुलह लिखा है, ये सुलह मतलब सुलह से अच्छी रही मुझको लड़ाई आपकी। तो ये इनकी कुछ लाइनें हैं जो यहाँ पर लिखी गई हैं। वे साहित्यकार, शायर, पत्रकार, इस्लामी विद्वान व समाज सेवक तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कस्बा मोहान जिला उन्नाव में हुआ था। इन्होंने ही इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था और इन्होंने पहली बार कांग्रेस में अहमदाबाद अधिवेशन में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग भी उठाई थी। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? हसरत मोहानी ने दिया है। याद रखना, पूछा जाता है। वर्ष 1903 में अलीगढ़ में एक पत्रिका उर्द-ए-मुल्ला नामक अंग्रेजी सरकार की नीतियों के खिलाफ इन्होंने जारी थी, मतलब जो पत्रिका थी उसको निकाला था। नाम क्या था इसका? उर्द-ए-मुल्ला। ठीक है, आगे बात करते हैं। वर्ष 1904 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। 1905 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो आपका स्वदेशी आंदोलन चलाया जा रहा था उसमें इन्होंने हिस्सा लिया। 1907 में इन्होंने
अपनी पत्रिका में मिस्र के ब्रितानियों की पॉलिसी पर लेख छापा। 1919 के खिलाफत आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। 1921 में इन्होंने सर्वप्रथम इंकलाब जिंदाबाद का नारा अपनी कलम से लिखा था और इस नारे के बाद भगत सिंह, असफुल्ला खां और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने इसको मशहूर कर दिया था। उन्होंने कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन 1921 में जो हुआ था इसमें हिस्सा लिया। वे बाल गंगाधर तिलक व फिर भीमराव अंबेडकर के निकट सहयोगी थे। 1946 में जब भारतीय संविधान का गठन हुआ तो उन्हें उत्तर प्रदेश के संविधान सभा का सदस्य चुना गया और वर्ष 2014 में भारत सरकार द्वारा उन्हें सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया गया। बात करेंगे राम मनोहर लोहिया की। बहुत सारे कॉलेज जिनके नाम से आप जानते होंगे। ये भारत में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रखर चिंतक व समाजवादी राजनेता थे। इनका जन्म 23 मार्च 1910 को अकबरपुर फैजाबाद जनपद उत्तर प्रदेश में हुआ था। 9 अगस्त 1942 को जब गांधी जी व अन्य कांग्रेस के नेता गिरफ्तार कर लिए गए तब लोहिया ने भूमिगत रहकर भारत छोड़ो आंदोलन को पूरे देश में फैलाया। लोहिया अच्युत पटवर्धन, सादिक अली, पुरुषोत्तम टिकराम दास, मोहनलाल सक्सेना, रामानंद मिश्र, सदाशिव महादेव जोशी, साने गुरुजी, कमला देवी चट्टोपाध्याय, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी और पूर्णिमा बनर्जी आदि नेताओं का केंद्रीय संचालन मंडल ये बनाया गया था। लोहिया पर नीति निर्धारण कर विचार करने का कार्यभार यहाँ पर सौंपा गया। भूमिगत रहते हुए जंगजू आगे बढ़ो, क्रांति की तैयारी करो, आजाद राज्य कैसे बने जैसी पुस्तिकाएं भी इन्होंने लिखी हैं। 1934 में लोहिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर एक वामपंथी समूह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सक्रिय रूप में शामिल हो गए थे। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से, जो कि 1945 में हुआ था, ग्रेट ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल करने के निर्णय का विरोध किया। इसलिए 1939 तथा 1940 में ब्रिटिश विरोधी टिप्पणी करने के लिए इन्हें गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए एक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया। लोहिया ने अन्य सीएसपी नेताओं जैसे कि जयप्रकाश नारायण के साथ भूमिगत रह करके 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का इन्होंने समर्थन किया। ऐसे प्रतिरोधी गतिविधियों के लिए इन्हें 1944 से 46 तक जेल में डाल दिया गया। 1948 में इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता छोड़ दी थी। 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए थे। कुछ समय के लिए इन्हें महासचिव के रूप में भी कार्य किया है, किंतु पार्टी के भीतर मतभेदों के कारण 1955 में उनको त्यागपत्र देना पड़ता है। 1955 में लोहिया ने एक नई सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करी, इसके अध्यक्ष बने और साथ ही पत्रिका मैनकाइंड का संपादन भी किया था। 1963 में लोहिया लोकसभा के लिए चुने गए। उन्हें सरकार की नीतियों की तीखी आलोचना करनी पड़ी। उनके कुछ प्रमुख लेखन है व्हील ऑफ हिस्ट्री, मार्क्स, गांधी और समाजवाद, भारत विभाजन के दोषी पुरुष। इसके बाद बात करेंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में। ये स्वतंत्रता संग्राम के नेता और राष्ट्रवादी नेता थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के किसान परिवार में हुआ था। भारत में संगठित किसान आंदोलन खड़ा करने में इनको नाम जाना जाता है, इसलिए इन्हें भारत का किसान आंदोलन के जनक भी बोला जाता है। ये बहुत ही ज्यादा बुद्धिजीवी थे, लेखक, सुधारक, प्रचारक, क्रांतिकारक कहा जाता था इन्होंने। 1914 में काशी से भूमिहार ब्राह्मण पत्र निकाला और 1916 तक इन्हें संपादन और प्रकाशन का कार्य किया। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का संगठन तथा प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष पद ग्रहण किया गया। हुंकार हिंदी पत्रिका का प्रकाशन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। यह साप्ताहिक पत्रिका आपकी प्रकाशित होती है। बात करेंगे धन सिंह गुर्जर की। ये भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम क्रांतिकारी थे, जिन्होंने 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति की शुरुआत करी थी। रफी अहमद किदवई की बात करें, ये भारत के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी थे और देश के प्रमुख राजनीतिज्ञ थे। वह कांग्रेस के अंदर स्वराज पार्टी के गठन के पक्षधर थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के मसौली नामक स्थान पर हुआ था। बात करेंगे हम मौलाना औशक अली के बारे में। तो ये खिलाफत आंदोलन के एक भारतीय मुस्लिम राष्ट्रवादी नेता थे और मौलाना मोहम्मद अली के भाई थे। इन्होंने खिलाफत आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। इन्हें खिलाफत सम्मेलन के अंतिम राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया था। मौलाना मोहम्मद अली की बात करें तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम से भी जाना जाते थे। ठीक है, मोहम्मद अली जौहर बोला जाता था इनको। ये भारतीय मुस्लिम नेता, कार्यकर्ता, विद्वान, पत्रकार और कवि थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के रामपुर में हुआ था। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का विस्तार करने के लिए कड़ी मेहनत की, जिसे मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता है। 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया के सह संस्थापक में से ये एक थे। पुरुषोत्तम दास टंडन की बात करिए, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक है। हिंदी का राष्ट्रभाषा दर्जा दिलाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नगर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड का अध्ययन करने वाली कांग्रेस पार्टी की तहकीकात के सदस्य भी ये रहे थे। 1930 में सवर्ण आंदोलन के सिलसिले में ये बस्ती में गिरफ्तार हुए और इनको कारावास दिया गया। 1931 में लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में गांधी के वापस लौटने से पहले जिस स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार किया गया था, उनमें जवाहरलाल नेहरू के साथ पुरुषोत्तम दास टंडन भी थे। उन्हें कांग्रेस प्रतिनिधि असेंबली नामक संस्था की स्थापना की थी और 1961 में उन्हें भारतवर्ष का सर्वोच्च राजकीय सम्मान भारत रत्न दिया गया। इसके बाद बात करेंगे हम राजा महेंद्र प्रताप की।
वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पत्रकार, लेखक, क्रांतिकारी, समाज सुधारक थे और वे आर.एन. पेशवा के नाम से प्रसिद्ध थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हुआ था। वे भारत के अस्थायी सरकार के राष्ट्रपति भी रह चुके थे। मुख्तार अहमद अंसारी की बात करें तो वे भारतीय राष्ट्रीय राजवादी व नेता थे आपके। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के पूर्व अध्यक्ष थे। जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापकों में से एक थे। वर्ष 1928 से 1936 तक इन्होंने कुलपति भी बनाया गया था और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुआ था। मुनीश्वर दत्त उपाध्याय ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता, समाजवादी कार्यकर्ता व शिक्षाविद थे। वे भारत के प्रथम और द्वितीय लोकसभा सांसद रहे हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में हुआ था। विजय सिंह पथक ये भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी है। इन्हें राष्ट्रीय प्रतीक के नाम से भी जाना जाता है। इनका वास्तविक नाम भूप सिंह था और इनका जन्म बुलंदशहर जिले के ग्राम गुठावली कला के गुर्जर परिवार में हुआ था। मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन से बहुत पहले इन्होंने बिजनौलिया किसान आंदोलन के नाम से किसानों की स्वतंत्रता प्रति अखल जगाने का काम किया था। तो इसी के साथ ये यहाँ के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी है जिन पर हमने विस्तार से चर्चा करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।